तो थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये जो हमारी आज की क्लास का मकसद है, डेमो क्लास का, वो ये है कि मैं आपको बताऊं कंटेंट हमारा, जो हमने 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं विद इन 80 to 90 डेज इंशाल्लाह। क्योंकि जो पीएमएस है, अपकमिंग पीएमएस, इसमें जो जीके है, दैट जीके पेपर प्लेज अ पिवटल रोल एंड इट्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। इतना इजी पेपर नहीं होता। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन जीके पेपर, और नेगेटिव मार्किंग बाज़ औक़ात आपको लेट होती है। सो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, और जीके की तैयारी किस तरह से करनी है वो भी बताऊंगा। और जो मैं पढ़ाता होता हूँ, जाहिर सी बात है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी इन डेप्थ चीजें कवर करवाता होता हूँ। आई गेस वी शुड बिगिन। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दी है, और जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो कि मैंने स्टार्ट करना है, वो पाकिस्तान अफेयर्स। कल से नहीं, मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। 10 सब्जेक्ट्स में कवर होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप एडमिन से ले सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है हमारा। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स में कवर करवाऊंगा। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो चीजें, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, हम 1905 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1901 में एनडब्ल्यूएफपी बन चुका हुआ था। 1905 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बुनियाद पड़ी थी। अब जो है वो एक तहरीक चली थी कि अब एक एक मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। तो 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी, दो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की बुनियाद पे दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था। ये बात याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं उसके मैं बिल्कुल एंड के जाके मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आई एम अनेबल टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। सो वन बाय वन एंड के ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे लेक्चर के एंड पे, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि घंटे में मैं खत्म कर सकूं। तो 1905 में जब ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर, 54 मिलियन पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की थी, और 31 मिलियन ईस्ट बंगाल की थी, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा था। वहां से मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान जो रिफ्ट आई, जिसको बाद में हिंदूज ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने इसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डिक्लेयर किया कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान अफेयर्स की, क्योंकि ये प्री पार्टीशन में आती है, उससे पहले इंडो पाक का हिस्सा होता है। वो इंडो पाक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। 1905 1906 में शिमला डेपुटेशन जाता है। उसमें कौन कौन लोग थे, उनकी मुद्दा क्या था, किसकी सरबराही में गए, किसके पास गए, किसके थ्रू गए, वहां पे उन्होंने किस तरीके से लॉर्ड मिंटो के वाइसराय के सामने डिमांड्स रखी, और उसने फिर क्या फर्दर प्रपोजल दिए। तो वो भी हम सारा कुछ देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड ऑल द लीडरशिप दे वर अलीगेरियंस। जो अलीगढ़ जना सर सैयद अहमद खान ने जो बनाई थी, वहां से बिलोंग करते थे तमाम के तमाम लोग, जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से जो पढ़े हुए थे, सारे के सारे लोग। तो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन उन्होंने की। और उसके बाद अल्टीमेटली मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव, जो 3 ऑब्जेक्टिव थे, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव थे, वो भी आपको बताऊंगा। बाकी और भी थे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मुस्लिम लीग कहाँ पे बनाई गई, किसके घर पे बनाई गई, कौन से सेशन में बनाई गई, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उसका जो चेयरमैन है वो कौन बना, वाइस चेयरमैन कौन बना, फिर उसके बाद उसकी लीडरशिप किस तरह से तब्दील होती रही, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर जब मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग का जो मेन मोटिव था वो था राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट मांगना फॉर द मुस्लिम्स, बिकॉज कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1885, एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज उमेश चंद्र बनर्जी। और उसका जो बनाने वाला था वो ए ह्यूम था, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। और वो मेनली हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें मुस्लिम्स दे वर नोवेयर। याद रखिएगा कि मुस्लिम्स वर ऑलमोस्ट 22 to 23% दी देन उनकी जो रेशो थी तब पाकिस्तान, तब जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो रह रहे थे। तो एक बड़ी कम्युनिटी थी मुस्लिम, दाव के वो मिनॉरिटीज मिनॉरिटीज कहलाते थे, मिनॉरिटी में थे। खैर, ये जब लखनऊ, ये जब मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हुई 1909 के अंदर, तो उसमें मुसलमानों को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, और यहाँ से ब्रिटिशर्स और हिंदूज के दरमियान एक अगेन एक रिफ्ट स्टार्ट हुई, जिसको 1911 में किंग जॉर्ज फाइव ने आके, जब वो दिल्ली में आया साउथ अफ्रीका से, तो उसने आके खत्म की। वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि उसने क्या क्या ऑर्डर्स डेक्लेरेशन पास की थी, क्या क्या ऑर्डर्स दिए थे। कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कैपिटल भी शिफ्ट उसी ने किया। बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी उसकी नलमेंट भी आके उसने की। न्यू अगेन मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो सप्रेस हो गई। उसके बाद बाल्कन वॉर्स चली 1912 और 13 में, यूरोप के अंदर ओटोमान एम्पायर के साथ। और बाल्कन वॉर्स, चूंकि ओटोमान एम्पायर में मुस्लिम थे सारे के सारे, और
यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ ज्यादा थे, क्योंकि एक खिलाफत इस्टेब्लिश हुई थी ऑलरेडी मुस्लिम्स के अंदर, टर्की में। और जो आपका सेंट्रल एशिया है वहाँ पे सारी की सारी एम्पायर थी। और उसके बाद फिर जब ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, उसकी क्या रीजन थी वो हम यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सॉरी वो हम इंडो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर की रीजंस क्या थी, वहां पे किस तरीके से इंपीरियलिज्म चल रही थी, किस तरीके से मिलिट्रिज्म था, किस तरीके से नेशनलिज्म बहुत ज्यादा एलिमेंट थे, ये नेशनलिज्म क्या होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा आपको। वर्ल्ड वॉर 1 जब चली है तो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज, दे स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिशर्स, और अपनी डिमांड्स मनवाने की खातिर, और ब्रिटिशर्स दे नीडेड द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे नीडेड मैन पावर, दे नीडेड आर्मी। तो यहाँ के लोगों की उनकी सपोर्ट, उनको सपोर्ट चाहिए थी, लिहाजा इन्होंने फिर फाइनली जो लखनऊ पैक्ट होता है वो सामने आता है, जिसमें जिन्ना साहब 1913 में जाकर मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। याद रखिएगा कि जिन्ना साहब तब कांग्रेस का भी हिस्सा थे और मुस्लिम लीग का भी हिस्सा थे। कांग्रेस का हिस्सा वो 1906 में हुए थे, बने थे, और मुस्लिम लीग ज्वाइन उन्होंने 1913 में जाके कर ली थी। और उसके बाद फिर जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ तो 1916 के अंदर, तो सरोजिनी नायडू ने जिन्ना साहब को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर डिक्लेयर किया था, क्योंकि उन दोनों ने मुस्लिम्स और हिंदूज को इकट्ठे किया पहली दफा और आखिरी दफा, जिन्होंने ये वो वाहिद पॉइंट था जिसपे कांग्रेस ने आके मुसलमानों का सेपरेट राइट जो इलेक्टोरेट था वो एक्सेप्ट किया। ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है, उसके बाद फिर बेल्फोर डेक्लेरेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जर्मनी को खत्म करके पोलैंड में डिवाइड कर दिया जाता है। वहां से फिर उसके बाद 1919 में जब हम आते हैं तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज होती है। उसके बाद फिर तरीके खिलाफत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ओटोमान एम्पायर को तोड़ने की बातें होती हैं और ओटोमान एम्पायर को तोड़ भी दिया जाता है। 1919 के अंदर एक रोवल्ट एक्ट दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो जलियांवाला बाग मैस्केर था, वो हमने देखा कि एक निहत्थे लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने गोलियां चलाई, तकरीबन 379 पीपल वर किल्ड, एंड दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919। उसके बाद फिर 1919 में और भी इवेंट्स हुए, खासतौर पे देखते हैं कि जिनाज साहब ने जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां से रिजाइन दिया। और उसके बाद जो खासतौर पे फिर एक और रिफॉर्म्स आई, मोंटेगो चैमफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और वाइस कल मैंने बल्कि आपको बताऊंगा कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या था। और बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता था वो कैबिनेट का मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, और उसके नीचे ब्रिटिश कैबिनेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता था। उसके नीचे वाइसराय होता था, वाइसराय के नीचे मुख्तलिफ यहाँ पे गवर्नर जनरल और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे, जो कि ऑपरेट करते थे पूरे यहाँ के मामलात को। और फिर इनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी हुई थी वाइसराय की, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा बाद में। खैर, 1919 में मोंटेगो चैमफोर्ड रिफॉर्म्स में डायरेक्टरी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद और भी नंबर्स बढ़ाए गए, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई थोड़ी बहुत। और उन्होंने बिल आखिर ये डिसाइड किया कि हम ओटोमान एम्पायर को तोड़ देंगे। और यहाँ पे जो 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 एक मोमेंटम था तरीके खिलाफत का, वो ज्यादा जोर पकड़ता गया, क्योंकि उसमें जो थियोक्रेटिक एलिमेंट था वो काफी ज्यादा था। वन थिंग दैट शुड बी रिमेम्बर्ड इज जिन्ना नेवर एवर सपोर्टेड तहरीके खिलाफत। Why? Because there was a motive there was a main objective of Muslim League that they will always stay loyal with the Britishers, and they will always try to resolve all the conflicts between Britishers and Muslims. और तीसरा ये था कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स के, उनको हम इतना ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आपको हम अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेंगे जो मुसलमानों के हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के। और ये वो पॉइंट था मुस्लिम लीग की, जो 1919 में तरीके खिलाफत थी, कि गांधी साउथ अफ्रीका से आया था 1915 में, एंड ही बिकेम द पार्ट ऑफ कांग्रेस। और और उसने आके तरीके खिलाफत का साथ दिया, और यहाँ से गांधी की अपनी जो कांग्रेस थी उसके अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। और उसके ऑब्जेक्टिव कुछ और थे, वो चाहता था कि ये जो मुसलमान हैं इनमें मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना ही छोड़ दें यहाँ के मुसलमान, इसलिए उसने मुसलमानों की हमदर्दी की खातिर जो है वो तरीके खिलाफत जो थी उसको बकायदा सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट उसका मोटिव ये भी था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर पुट किया जाए, और यही वजह है कि उसने 1920 में जाके उसने भूख हड़ताल स्टार्ट की, और उसने सिविल डिसोबीडियंस की तरीक शुरू की, और बड़ी सारी प्रेशर पुट करने की कोशिश की। 1920 में जिन्ना साहब ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और रॉबर्ट
क्या जो हमने कवर करना है। लीग ऑफ नेशंस को कवर करवाने के बाद, पढ़ाने के बाद, फिर हम जाते जाएंगे, कांग्रेस के इलेक्शन हुए, और बीच में चोरा चोरी का जो एलिमेंट था, चोरा चोरी का वाकया, एक इंसिडेंट बहुत बड़ा था 1922 में, वो भी हो गया, जिसपे जो मुसलमान थे वो बड़ा 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 शदीद उन्होंने एक मजामत की और थाना जला दिया, 22 के करीब बंदे थे वो जला दिए, और पुलिस के लोग थे। उसके बाद फिर कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह से मामला चलते चलते 1927 में पहुंच जाते हैं। 1927 वो टाइम था जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया। साइमन कमीशन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी सब कॉन्टिनेंट के, ना मुस्लिम लीग की ना कांग्रेस की। जब भी उसके खिलाफ स्ट्राइक्स हुई, उसके खिलाफ हड़तालें हुई, गो साइमन गो के, वो बेसिकली आया था यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल रिफ्ट है उसको कम करें मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। और दूसरा उसका एजेंडा ये था कि वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आके करे, क्योंकि 1919 में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी हर 10 साल के बाद उन्होंने आके करनी होती थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। दे हैड टू गो बैक, साइमन कमीशन जो था। और उसी में लाला लाजपत राय जो था वो मारा गया। हिंदू नेशनलिस्ट था, बहुत बहुत तगड़ा किस्म का नेशनलिस्ट था, और स्वराज की बुनियाद भी उसने रखी, जो मुकम्मल फ्रीडम की बात करते थे। उसके बाद 1927 में जिन्ना साहब ने दिल्ली प्रपोजल दे दिया, और जिन्ना साहब ने जो मुस्लिम लीग का दरीना एक मुतालबा था उसको आके वहां पे सरेंडर कर दिया, राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट का। वाई? जिन्ना साहब ने कहा कि हमें मुख्तलिफ डिमांड्स की। उन्होंने कहा रिलीजियस फ्रीडम आप देंगे, आप हमें जॉब्स देंगे, आप हमें कोटा देंगे, आप हमें सरकारी यूनिवर्सिटीज, आप हमें जजेस की सीटें देंगे मुख्तलिफ, और आप हमें रिलीजियस फ्रीडम के अलावा हमें थोड़ी बहुत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, 1/3 रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो हम राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट आपसे नहीं मांगते। और ये वो पॉइंट था जब जब साइमन कमीशन ने भी चैलेंज कर दिया था नेहरू को कि आप लोग मुसलमान और आप मिलके एक बना ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो एक बना ही नहीं सकते। जब भी उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें नेहरू रिपोर्ट सामने आती है, और नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना के जो दिल्ली प्रपोजल था उसको मुकम्मल तौर पर रिबट किया गया, मुकम्मल तौर पर उसको खत्म किया गया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और जिन्ना ने फिर नेहरू रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट क्या थी जिसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुतालबा किया गया, वो मैं आपको बताऊंगा। मुसलमानों की जो राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो कि 1916 में कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया था, वही मुतालबा आके दोबारा 1928 में उन्होंने आके मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आगे चलते हैं। 1929 आपके सामने है, जिसमें खास तौर पे हमने देखा कि जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए, और वो क्यों दिए, कब दिए, और उसके अलावा किस किस बंदे, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। 1930 में देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हुई, और कुतुबैलाबाद भी हुआ। 1930 में जो गांधी था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद फिर ये तहरीकी खिलाफत के दो फेजेस थे, 1924 तक ये चलती है, जिसमें दोनों मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली जो उसका भाई था शौकत अली, उसको भी अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था। उसके साथ उन्होंने स्पीच की थी कराची में जाके। उसके बाद आगे हम चलते जाएंगे 1930 में जाके 1931 में जो है वो आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और जिसमें इरविन जो था यहाँ पे उसने गांधी को रिलीज करवाया, और उसके बाद इनको मनवाया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करेंगे, जो कि उधर यूके में होना थी। गांधी ने कहा ठीक है। गांधी के जो बाकी लॉयलिस्ट थे, बाकी लोग थे, उन सबको भी जेलों से निकाला गया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। फिर 32 में कम्युनल अवार्ड्स आए, पूना पैक्ट आया, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें दोनों, कांग्रेस थी ही नहीं थर्ड में। दूसरी में वो आए थे, दूसरी में जिन्ना भी थे, पहली में जिन्ना थे, तीसरी में जिन्ना साहब भी नहीं गए। तो ये सारी इनकी डिटेल के कितने लोगों ने शिरकत की, कितनी प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, सारा कुछ वे बाद में डिस्कस होगा। अभी सिर्फ मोटी मोटी एक थीम में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद 1934 में 33 में चौधरी रहमत अली का कंसेप्ट आ गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमारे सामने आ गई। टू नेशन थ्योरी तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे आ गई। उसके बाद फिर 1934 की बात करें तो जिन्ना ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1935। इंडिया एक्ट था वो दिया गया, और इंडिया एक्ट में बड़ी सारी रिफॉर्म्स की गई। एफपीएससी आपका बनाया गया, पीपीएससी जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाया गया। बर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया के साथ, तो बर्मा रिमेन्ड पार्ट ऑफ इंडिया फॉर फ्यू इयर्स। फिर उसको ब्रिटिशर्स ने अलग किया, और उसके बाद यहाँ पे फेडरल जुडिशरी इस्टेब्लिश की। उससे पहले प्रीवी काउंसिल्स होती थी यूके में, हाई कोर्ट जो बनी हुई थी मद्रास में, बंगाल में, और ये आपके दिल्ली में, और एनडब्ल्यूएफपी नहीं कहता हूँ, ये आपका बॉम्बे शॉम्बे हो गया। यहाँ पे जो ये बनी हुई थी आपकी हाई कोर्ट्स,
यहाँ पे इनकी प्रीवी काउंसिल में डिसीजन जाते थे, वो प्रीवी काउंसिल भी स्टैब्लिश की गई, और भी काफी सारी रिफॉर्म्स थी। 1935 में व्हाइट पेपर भी उससे पहले जारी किया गया ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शंस करवाएंगे। सो 1936 में इलेक्शन, 36 में इलेक्शंस हुए, 37 में उसके रिजल्ट्स आए। 11 सूबों में, यूपी, सीपी, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, एनडब्ल्यूएफपी, सिंध, पंजाब, बंगाल। ठीक है जी, ये 11 प्रोविंसेस बनते हैं। इन 11 प्रोविंसेस में, ये डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। 8 में डायरेक्ट कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, 3 में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाना शुरू की दूसरों के साथ मिलके। मुस्लिम लीग कंप्लीटली फेल हो गई। उसकी रीजन ये थी कि मुस्लिम लीग के ऊपर जो टैग था कि ये एक एक प्रो ब्रिटिशर्स हैं, या फिर लैंडलॉर्ड्स की जमात है, या फिर अलिगेरियंस हैं, या फिर औरतों को एक्टिव नहीं किया गया, स्टूडेंट फेडरेशन को एक्टिव नहीं किया गया, देयर वर सेवरल अदर रीजंस। फेलियर की कैंपेन नहीं की गई ठीक से, आइडियोलॉजी के ऊपर इस्लाम को इसमें नहीं डाला गया एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे इस्लाम को नहीं लाया गया। तो ये बहुत सारी रीजन थी इलेक्शन हारने की। उसके बाद वो डिटेल में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि किस में कितनी सीटें ली, मुस्लिम लीग ने कितनी ली, कौन कौन से लोग थे, किस किस तरह से इलेक्शन हुए, सारा कुछ। इसी तरह जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज, रिप्रेसिव किस्म की पॉलिसीज अडॉप्ट करना शुरू की अगेंस्ट मुस्लिम्स। दो के अबुल कलाम आजाद ने हमें कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन डिड इट फाइनली इन 1938। जो 3 रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, खास तौर पे जो आपकी जो खास तौर पे मौलवी के फजल हक वाली रिपोर्ट थी। उसके अलावा राजा मेहदी ने दी रिपोर्ट, एक पीरपुर रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, वो भी दी गई। और शरीफ कमीशन रिपोर्ट भी थी, वो भी बनाई गई 1938 में। वो उसकी रिपोर्ट्स के अंदर जो ऑपरेशन हुए थे मुस्लिम लीग या फिर जो मुसलमान थे उनके ऊपर जो हिंदू किए थे, वो सारे के सारे उसमें मेंशन थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद फिर 1939 में हम चले जाते हैं। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है सितंबर में, जब हिटलर ने आते साथ ही उड़ाना शुरू कर दिया और बदला लेना उसने शुरू कर दिया। तो पोलैंड के ऊपर उसने अटैक किया, यहाँ से ब्रिटिशर्स इंगेज हुए वहां पे वर्ल्ड वार 2 में, और यहाँ पे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दी। ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको 10 सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, जो 10 के 10 हमने डिस्कस करने, टॉपिक वाइज टॉपिक, ये तो टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, वो थोड़ा सा सुन लें। और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स चलता गया। 1940 1930 वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, फिर इनके ऊपर प्रेशर आया कि अब इंडियंस ने कहा कि कांग्रेस ने कहा आपने तो हमसे पूछा ही नहीं, वर्ल्ड वार 2 में खुद को इंगेज कर लिया है, तो उन्होंने रिजाइन दिए। जब रिजाइन दिया तो फिर जिन्ना साहब ने उसको डेयर डिलीवरेंस बनाया। फिर यहाँ पे एक 1940 में 23 मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन हुई। उसके बाद फिर लाहौर रेजोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि 1942 में क्विट इंडिया कॉन्फ्रेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट चली। उसके बाद 44 में गांधी जिन्ना टॉक्स हुई। उसके बाद सीआर फार्मूला दिया गया। उसके बाद वेवल प्लान, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ हुआ। खैर 46 के इलेक्शंस हुए, फिर मिनिस्ट्रीज बनी, इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर 47 बाउंड्री कमीशन बना, और उसके बाद जनाब वाला तकसीम हो गई और पाकिस्तान बन गया। और यहाँ पे सिंध असेंबली के अंदर खिताब भी हो गया, जिन्ना साहब का गवर्नर जनरल बन गया। ये है प्री पार्टीशन, जो कि हमने डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन के ऊपर। जो पोस्ट पार्टीशन है उसके अंदर 1947 से शुरू होता है पाकिस्तान बनना, 14 अगस्त के बाद वो पोस्ट पार्टीशन है टिल 2024। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। कौन कौन से उसके 2 हिस्से हैं। एक तो है आपकी, एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री डिस्कस करूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जो 12 अक्टूबर को, ये जो 1949 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो इस्लामाइजेशन का एक पॉइंट रखा गया, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंस क्रिएट हुए, हम उसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। उसके बाद बाकियों को आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ फाइनली, अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद जो है वो फिर बेसिक डेमोक्रेसीज बनाई गई, सॉरी बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बनाई गई। बेसिक चौथी में जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया चौधरी मोहम्मद अली ने। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया 2056 का, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया।
और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 23 मार्च को 234 आर्टिकल्स के साथ और पार्लियामानी सिस्टम के साथ वो पाकिस्तान के अंदर चल गया। और उसमें हमने देखा कि जो सिकंदर मिर्जा था, उसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बाद में सस्पेंड किया, और उसके बाद फिर 1958 में रहा। एक मिनट दीजिएगा सर, अस्सलाम वालेकुम। ये अलर्ट करवा के उस बच्चे को एडमिट कर लेंगे, क्वाइट सीरियस। पता नहीं, ये सर आपको बता देते हैं, फौरी तौर पे उनको एडमिट एडमिट करें, वो बच्चा बड़ा सीरियस है। वो आपको भी कॉल करेंगे, मैंने नंबर दे दिया, वो आपको भी कॉल करके फर्दर डिटेल आपसे शेयर करते हैं। थैंक यू दादा साहब, थैंक यू। चलें जी, तो हम कहाँ पे थे? सॉरी यार, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, आई हैड टू टेक दिस कॉल। उसके बाद हम उस पे थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 पे थे। सर मैंने डायरेक्टर इमरजेंसी को कन्वे कर दिया, वो ये रेडी, आप सर वो कल कॉल कर लें, बता दीजिए। डॉक्टर जायद सर। जी जी, सर आप उनको कॉल कर लें। ही इज ऑन इट सर, थैंक यू सर। खैर उसके बाद फिर चलते हैं 1962 में, फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, अयूब खान ने दिया, बेडी सिस्टम दिया, उससे पहले वो नहीं चला, फिर प्योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम दिया गया 250 आर्टिकल्स वाला। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर 1972 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भुट्टो के दौर में जो 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, जो अब तक इंटैक्ट है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी 26 अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, और 280 आर्टिकल्स के अंदर हमने, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब। हेलो। वो आपको अभी कॉल आ जाती है, फरूक डोगर साहब हैं, उनका ड्राइवर साथ है, नूर। नूर ड्राइवर है, वो आ रहा है आपके पास। एक मिनट बस, गेट पे खड़ा कर दें, बंदा आ रहा है आपके पास, एक मिनट मैं कॉल में लेता हूँ। सेकंड। अच्छा, उसके बाद 19, यार सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, मैं स्विचिंग ऑफ माई फोन। लेकिन यह है कि 73, सर जाहिर साहब लाइन पे हैं, इनसे बात कर लें सर। उसके बाद उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 73 के सारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तकरीबन 100 से ज्यादा आर्टिकल्स हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ये है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है, वो हमने सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रेसिडेंट्स, सारे गवर्नर जनरल्स को डिस्कस करना है। कहाँ कहाँ से? जी सर। थैंक यू सर साहब। हम्म। तो 1947 से
4 गवर्नर जनरल आए। पहला जिन्ना साहब आए खुद, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो थे क्या कहते हैं, ख्वाजा न ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर आपके नंबर 3 पे आते हैं क्या कहते हैं, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उसके बाद फिर एक और प्राइम मिनिस्टर आते हैं यार, मलिक गुलाम मोहम्मद है, गवर्नर जनरल है, वो आ जाता है। और उसके बाद फिर आता है सिकंदर मिर्जा। ये 4 गवर्नर जनरल आए हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान का तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पहले 9 साल इसलिए नहीं था कि हम बना नहीं सके उस कॉन्स्टिट्यूशन को। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को के अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो क्या क्या थे, बहुत सारे थे। एक तो उर्दू बंगाली का था, दूसरा वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहते थे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। उसके बाद फिर वो ये चाहते थे कि बंगाली को कौमी जुबान डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद वो पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते थे, हमने उनको वो नहीं दी। उसके बाद वो पार्टिसिपेशन चाहते थे जॉब्स के अंदर, आर्मी के अंदर स्पेशली। बहुत सारी और उनकी डिमांड्स थी, लीगल और जेन्युइन डिमांड्स थी। ठीक है, वहां पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, मुस्लिम लीग को संभालने वाला सच कोई नहीं था, तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे। उसके बाद फिर सर, अच्छा उसके बाद फिर, थैंक यू सर साहब। उसके बाद फिर कोई संभालने वाला नहीं था सच। उसके बाद फिर 9 साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट हो सका पाकिस्तान का। 9 साल ना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से गवर्नर जनरल का सिस्टम रहा, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं आ सका। उसके बाद फिर आए आपके प्रेसिडेंट्स, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े एक्टिव हुए। 7 आपके प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए। पहले लियाकत अली खान साहब आए, हम उनके टेन्योर को पढ़ेंगे। उसके बाद ख्वाजा नाजमुद्दीन आया, फिर मोहम्मद अली बोगरा आया, फिर चौधरी मोहम्मद अली, फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी आया, फिर उसके बाद मलिक फिरोज खान आई चंद्रीगढ़ आया, फिर उसके बाद मलिक फिरोज खान नून आया। तो 7 प्राइम मिनिस्टर तो आते जाते रहे, म्यूजिकल चेयर चलती रही। उसके बाद अयूब खान आया, अयूब खान का टेन्योर 1958 से 27 अक्टूबर से शुरू होके उसने रिजाइन दिया और बांग्लादेश की बुनियाद रखी। बुनियाद तो उसने पहले से रख दी थी। आपको पता है कि ये जो अयूब खान था उसके दौर में जो हालात हुए, इनके विजिट्स पढ़ेंगे, इनके दौर में इनकी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनकी रिलीजियस पॉलिसीज, इनकी तकरीबन डिटेल में हम चीजें डिस्कस करेंगे। जी जर साहब, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ चिल्ड्रन भी जो हैं, इसको हैंडल करें, मैं बिजी हूँ, इसको जरा साहब हैंडल करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, बस। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और साथ ये प्राइम मिनिस्टर अयूब खान का दौर में बीडी सिस्टम आया, उसके दौर में अमेरिका में उसका विजिट हुआ। फिर उसके बाद जो ये जो सितंबर में हुआ, 19 सितंबर 1960 को जो दरियात डिवीजन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन बना। और इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन में आपने देखा कि जो 3 रिवर्स थे, वेस्टर्न इंडस, झेलम, चनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। वेस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर जो थे वो इंडिया के हवाले किए गए, ब्यास, सतलुज और चंद्रावी जो थे। तो उसके बाद फिर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा अयूब खान का। 61, 62, 3, 4, 5 ऑपरेशन जिब्राल्टर, 65 की वॉर, 60 का ताशकंद अकॉर्ड, 67 पढ़ेंगे। उसके बाद डिटेल में जितने भी डैम्स बने, जितना भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, यूब खान की फॉरेन पॉलिसी और बांग्लादेश वाला टॉपिक, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद याया खान, फिर अयूब भुट्टो, भुट्टो के बाद फिर भुट्टो की सारी पॉलिसी, उसकी खास तौर पे नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, उसकी सोशलिज्म की पॉलिसी, वो भी हम सारा को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जियाउल हक का टेन्योर आ जाता है। और जियाउल हक में हम देखेंगे कि उसके दौर में जितना गंद हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। सोवियत अफगान वॉर लड़ी, इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा चली, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पे उसने सस्पेंड किए रखा, खत्म किए रखा। फिर 85 में उसने आरसीओ दिया, उससे पहले उसने पीसीओ दिया। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, जितना जितना हिस्ट्री के अंदर गंद मारा हुआ है इन्होंने। उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स आगे की तरफ आएंगे। और 1988 में 17 अगस्त को जब उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, पाकिस्तान में वापस आई। और उसके बाद 2 दिसंबर को शी बिकेम द प्रेसिडेंट, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनको 2 साल मुश्किल से चलने दिया गया, क्योंकि उस साल ये जो सोवियत अफगान वॉर थी उसको वाइंड अप करना था। उनके फिर बैकलैश ज्यादा चली उनके खिलाफ, बहुत ज्यादा। इसी तरह से फिर नवाज शरीफ आया आईजीआई के प्लेटफॉर्म से। जिस तरह भुट्टो के खिलाफ उन्होंने पीएनए बनाई हुई थी, इसी तरह आईजीआई भी बनाई गई बेनजीर के खिलाफ, आईजीआई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। वो भी सारा कुछ हुआ, हमने देखा। उसके बाद लाइकवाइज
नवाज शरीफ आया, फिर दोबारा 1990 में चला गया, फिर बेनजीर है 1999 से लेकर 1993 में चली गई, फिर 1993 में दोबारा इलेक्शन होके नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई 1996 तक। तो ये सिलसिला एक चलता रहा मुसलसल 19, फिर दोबारा 1999 तक, अगेन 1990 से लेकर 1993 तक बेनजीर, 1993 से लेकर 1996 तक नवाज शरीफ। ठीक है, फिर ये सिलसिला चलता रहा ऑनवर्ड्स ना। इसी तरह से आपका जो है वो फिर दोबारा ये नवाज शरीफ आ गया, और उसके बाद फिर 1999 तक 12 अक्टूबर तक नवाज शरीफ रहा। और फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ के दौर में 1999 से लेकर 2008 तक की तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो 1999 वाला नायब ऑर्डिनेंस से स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद सारा कुछ 2000 में क्या हुआ, 2001 में 9/11 के अलावा और जो उसने रिफॉर्म्स की वो हम देखेंगे। 2002 के अंदर जो इलेक्शन हुए वो भी हम देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस दिया वो भी हम देखेंगे, काफ लीग बनी वो भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। और ये जो वॉर एंड टेरर चली इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये बुकटी ऑपरेशन हो गया, ये लाल मस्जिद अटैक, और ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक आया, सारा कुछ। फिर अगेन जरदारी का दौर आ जाता है और यूसुफ गिलानी का दौर, फिर राजा परवेज अशरफ, फिर उसके बाद नवाज शरीफ, फिर शाहिद खान अब्बासी, फिर इमरान खान, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, और फिर उसके बाद ये काकट। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे 2023 तक। ये एक इस तरह से पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज 1951 में क्या क्या हुआ। एक एक साल है तो उसके 5-7 इवेंट होंगे। दूसरे साल 1952 में क्या क्या हुआ, 5-6 इवेंट्स। 53 में क्या हुआ, 5-6 इवेंट्स। 54 में क्या क्या हुआ, 5-6 इवेंट्स। तो इनकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको समझ लग जाएगी, और एक एक डिटेल के इनकी रिफॉर्म्स क्या थे, इनके दौर में इंसिडेंट्स क्या क्या हुआ, ताकि आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और हिस्ट्री मेन स्ट्रीम में कवर हो जाएगी। ये तो था आपका पाकिस्तान अफेयर्स। इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे, जिसमें हमने इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी होती क्या है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। उसके बाद ये आपका उसके बाद आपका ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद आपका ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसके बाद एनएफसी अवार्ड क्या होता है, उसके बाद आपकी ये जो इन्फ्लेशन है इसकी क्या पीछे वजूहत हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम क्यों हैं, इंपोर्ट ज़्यादा क्यों हैं, और पाकिस्तान का करेंसी को हम डिस्कस करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम डिस्कस करेंगे। और भी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे पीपीपी है, और परचेजिंग पैरिटी है। उसके बाद आपकी जो सीपीआई है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, और कश्मीर का इशू है, पूरी हिस्ट्री है कश्मीर इशू की, 1930 बल्कि 1846 से कश्मीर की हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद आज तक 2024 तक हम कश्मीर को देखेंगे। इसी तरह से जो कश्मीर की हिस्ट्री के अलावा एनएफसी अवार्ड, और ये आपका सारा कुछ हो गया। उसके बाद इसी तरीके से पाकिस्तान की जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये नोबेल प्राइज हो गया, इस तरह की और चीज़ें हो गई जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ये पाकिस्तान अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। जो आपका पढ़ेंगे आप करंट अफेयर्स में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, जैसे यूएन है उसके 6 ऑर्गन है, एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके बाद आपकी जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूएन सेक्रेटेरिएट हो गया, आई आई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 6 के 6, इनको फिर 6 को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आईसीजे है, उसका इस वक्त करंट जो है वो कौन है, चीफ जस्टिस, उसका जो करंट क्या कहते हैं चेयरमैन कौन है आईजीआई का, उसके बाद हेड कौन है, उसके बाद फिर इस तरह से आईजीआई के कितने जजेस हैं टोटल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये करता क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उसका उसका जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, सारा कुछ डिटेल A to Z कवर हो जाएगा उसके अंदर। और उसके बाद यस, मैं एक इस तरह वाला प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ जो पढ़ाने वाला होता है ना, मैं बता भी देता हूँ आप लोग। ये जैसे ये है ना, जैसे ये लिखा हुआ है आपको, जैसे ये है, ये एक एक चीज मैं डिटेल में आपको कवर करवाऊंगा इसी तरह से ही टैब के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें चलती हैं। अच्छा खैर, हम डिस्कस कर रहे थे, वापस आते हैं। ये तो ऐसे ही खोल दी है।
वापस आते हैं, थोड़ा सा वापस आके डिस्कस करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा था करंट अफेयर्स। तो इसी तरह से हम ग्लोबल अफेयर्स जितने भी हैं, जितने भी इस वक्त डिस्प्यूट चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हम उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स के अलावा पाकिस्तान के जो जो ताल्लुकात हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, हमारे एम्बेसडर्स हैं, उसके बाद नोबेल प्राइज हो गया, उसके बाद यानी कि बेपनाह इवेंट्स, जितनी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी हैं, स्पेस से लेकर हर चीज तक, स्पोर्ट्स तक, हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है जी। और स्पोर्ट्स भी तक इन्वेंशंस हैं, बुक्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स बहुत वास्ट चीज है। उसके बाद हम आते हैं इस्लामियात के ऊपर। इस्लामियत में हमने प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ, तमाम 26 प्रॉफिट पढ़ने हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद वसल्लम तक 26 प्रॉफिट हैं जो कुरान पाक में मेंशन है। 26 के 26 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे आप वसल्लम की लाइफ 571 से लेकर 632 तक, पैदाइश से विसाल तक हम आप वसल्लम की लाइफ को पढ़ेंगे। उसमें हिजरी के इवेंट्स हैं, नबी के इवेंट, हिजरी नबी के इवेंट्स हैं, पहले नबी के इवेंट्स फिर हिजरी के इवेंट्स हैं। फिर उम्महातुल मोमिनीन को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम गजवात पढ़ेंगे, तमाम जितने भी गजवात हैं और आपकी तालीमात। फिर उसके बाद कुरान और हदीस के जो एमसीक्यूज हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन का दौर 632 से लेकर 661 तक, चार खुलफाए राशिदीन आते हैं, उनका दौर, उनके दौर में जितनी जंगें हुई, जो जो कुछ हुआ, जितनी इनकी रिफॉर्म्स हुई, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उमैया डायनेस्टी आ जाती है 661 से लेकर 750 तक, उमैया का पूरा टेन्योर। फिर उसके बाद 750 से लेकर 1258 तक अब्बासी डायनेस्टी है, वो भी सारी की सारी। इसी तरह से हम उसके बाद जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उन सबको पढ़ेंगे। अकायद को पढ़ेंगे, हदीस की किताबें उनको पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, हदीस के जो मुसन्निफ हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी अ, जितनी भी जंगें हुई हैं इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, हम उनको कवर करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये जितना भी कुछ है, हम सबको डिटेल में, इस्लामियत है उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उम्महातुल मोमिनीन भी हो गई, साहबा कराम हो गए। फिर साहबा कराम है तकरीबन मोर देन 50, हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो उसके बाद जो आपके इजमा, इज्तिहाद, क्यास, ये सारा कुछ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब एक नमाज है, नमाज के टॉपिक में 70 प्लस एमसीक्यूज हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आज जाए उसके 70-80 एमसीक्यू, 100 के करीब एमसीक्यूज हैं, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये नहीं कि खाली हज पढ़ा और बस, और बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें डिस्कस होती हैं। इसी तरह से उसके बाद आप आ जाएं इंडो पाकिस्तान, आप आ जाएं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में मैंने क्या क्या पढ़ानी होती हैं चीजें आपको, पहले तो बेसिक से मैं स्टार्ट करवाता होता हूँ, इक्वेटर से मैं स्टार्ट करवाता होता हूँ। और उसके बाद प्राइम मेरिडियन लाइन से, वहां से बेसिक से, उसके बाद हम चलते जाएंगे, टाइम जोन्स को पढ़ेंगे। टाइम जोन्स को पढ़ के फिर उसके बाद हम पाकिस्तान की ये जो बेसिक ज्योग्राफी है इसको पढ़ेंगे। फिर हम ये जो हमारा जीएमटी है इसको पढ़ के उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी की, फिर हम स्ट्रेट बेसिक उसके ऊपर जाएंगे। जो है आपका खासतौर पे आइलैंड, बे, गल्फ, बाइट, पीडीएफ शीडीएफ नहीं है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग कभी कभार देता हूँ, अदरवाइज अब कोई चक्कर नहीं। डेली क्लास लें, डेली क्लास लें, आप रेगुलर होंगे तो काम बनेगा ना। इस तरह तो नहीं पेपर पास हो जाते। 5-6 महीने बैठ के तैयारी करें, 17वें ग्रेड का पेपर आराम से ले लें, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। रिश्तेदार ताने मारते हैं, बाहर में जाए, मारते रहे। ठीक है। तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, थोड़ा सा ढीठ बन जाए, 6-7 महीनों के लिए डट के पढ़ें, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ें। फिर देखें आप 7-8 महीनों में आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जाता है, आपकी तैयारी कहाँ जाती है। लेकिन गाइडलाइंस, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो गाइडेंस है। पढ़ते कैसे हैं आप चीजों को, ये नहीं एमसीक्यू के बुकें, बुक्स में मैंने कभी एमसीक्यू की बुक नहीं पढ़ी, कभी, नेवर एवर। मेरी इसी तरह से मैंने खुद तैयारी की, मैंने जीके किसी टीचर से नहीं पढ़ा। किसी एक टीचर कोई कह दे कि मेरा जीके का स्टूडेंट है, मैं उसी वक्त उसको पकड़ लूंगा, झूठ बोलेगा। मैंने खुद से तैयारी की सारी जीके की तैयारी की, और ऐसे ही स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ाता हूँ, हर चीज कवर हो जाती है, हर एक चीज, कुछ भी नहीं रहता। फिर उसके बाद आ रहा था मैं आपको उसकी तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। तो स्टेट, बे, गल्फ, बाइट, क्रीक, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, लेक्स, आइलैंड्स, क्रीक्स, पासेस। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो दरबारों से लेकर महल तक, मस्जिदों तक, ठीक है, कब्रिस्तानों तक, ठीक है, दोआबे तक, रिवर्स तक, डेजर्ट्स तक, माउंटेन्स तक, पासेस तक, हर एक चीज पाकिस्तान की भी ज्योग्राफी कवर होगी।
एक एक चीज पाकिस्तान के तमाम सूबों से लेकर हर एक चीज की। मेरा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर भी शायद पड़ा होगा, उसमें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल भी जाएगा, आपको स्टाइल पता चल जाएगा कि कैसे मैं पढ़ाता होता हूँ। और भी लेक्चर पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ये बड़ी एक वास्ट चीज है। जीके इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है यार जीके में क्या क्या होगा, नहीं जीके तो ऐसे ही है। नहीं, जो जीके मेरा स्टूडेंट पढ़ जाता है ना, कभी मार नहीं खाता। 75-80 एमसीक्यू आराम से कर जाता है वो, 75-78-80 के करीब एमसीक्यू अगर पढ़ने वाला है तो। ये नहीं कि लेक्चर लिया बंद किया बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कभी क्लास ली कभी नहीं ली। सीरियस होना पड़ेगा आपको, 3 महीने रेगुलर होना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आई गारंटी यू द सक्सेस। खैर उसके बाद आगे चलते हैं। ज्योग्राफी को मैं डिस्कस कर रहा था, फिर उससे उसके बाद पाकिस्तान की ज्योग्राफी हो गई। फिर हम जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एशिया की है ज्योग्राफी, वो स्टार्ट करेंगे हम। एशिया की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और एशिया में सबसे पहले जितने भी कंट्रीज हैं, हम एक एक कंट्री को बहुत ज्यादा डीपली डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या, कंट्री का नाम, उसका कैपिटल कौन सा है, उसकी सीक्रेट एजेंसीज कौन सी हैं, उसके बाद उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, उसके बाद उसका हेड कौन है, वो कब बना था। ठीक है, वहाँ पे जो रिसेंट अगर उसके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या वॉर चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो वो क्या है, उस कंट्री में रिवर्स, उस कंट्री के डेजर्ट्स, उस कंट्री की फेमस स्ट्रीट्स, उस कंट्री की माउंटेन्स पासेस। ठीक है जी। और जितने भी हैं आपके वाटरफॉल से लेकर एक एक चीज उस मुल्क की, तमाम चीज, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज एजेंसी तक, हम सारा कुछ उस कंट्री की डिटेल में निकालेंगे, डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, उनको याद करेंगे। तो ये आपको फिर चीजें आसान होती जाएंगी आपकी उनकी। फिर पूरा मैप बनाऊंगा, मैप बना के, वर्ल्ड मैप बना के, हर कंट्री की मैं आपको चीजें बताऊंगा कि ये कंट्री अच्छा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ताकि आपके दिमाग में ज्योग्राफी बैठेगी, ज्योग्राफी बैठेगी, करंट अफेयर समझने में आसान होगा। जो जो वर्ल्ड अफेयर चल रहा है, जो जो करंट अफेयर चल रहा है, वो समझने में आसान होगा। इसी तरह पूरे एशिया की डिस्कस करके, एशिया की हिस्ट्री भी और पूरी एशिया की ज्योग्राफी। जैसे चाइना है, उनके जो जितने भी वो उसका हिस्सा है, जहाँ जहाँ जितने भी वो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कोई रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे उनके जो समिट्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ें हो गई, उसके हेडक्वार्टर्स हो गए, उसकी स्पेस के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, उसके साइंटिस्ट, उसकी फेमस पर्सनैलिटीज, हर मुल्क के हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना है, खंगालना है। ठीक है ना, ये होती है ज्योग्राफी पढ़ना। ठीक है, ये नहीं होती खाली वर्ल्ड मैप लगा लिया, अच्छा जी ये स्टेट यहाँ पे है, ये आइलैंड यहाँ पे है, ये जनाब डेजर्ट यहाँ पे है, ये रिवर यहाँ पे है, ये नहीं चलेगा। इस तरह नहीं पढ़ते होते ज्योग्राफी को, डीप डीप में पढ़ते होते हैं। उसके बाद फिर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा से शुरू करेंगे, एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, और उसके बाद जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई वो पढ़ेंगे। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 1 थी वो, फिर उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन वो, फिर वर्ल्ड वॉर 2, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस से पहले फिर यूएन, फिर उसके बाद जो यूएन के बाद ये जो आपका उसके बाद ये जो आपका यूरोपियन यूनियन बना, वो उसकी सारी हिस्ट्री डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे यूरोप की ज्योग्राफी के ऊपर। ऊपर नॉर्दर्न से हम शुरू करेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क से शुरू करके फिर नीचे की तरफ, ईस्टर्न की तरफ आते जाएंगे। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है जी, बेलारूसिया और यूक्रेन, और नीचे आएंगे तो उसके बाद टर्की, और यहाँ से शुरू हम करेंगे। फिर हम सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर से फिर हम एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ जाएंगे, जो कि नेदरलैंड और सॉरी आयरलैंड और यूके और जर्मनी, और यहाँ से पीछे। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे आप, तो नीचे में ये माल्टा से लेकर इटली तक, और ये जो छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं पीछे नीचे, ये सारे के सारे हम यूरोप के पढ़ेंगे। तो यूरोप की पूरी ज्योग्राफी, यूरोप की कंप्लीट ज्योग्राफी, देयर इज नो डेजर्ट इन यूरोप, लेकिन उसकी सारी माउंटेन्स, सारे रिवर्स, सारे जनाब वाला पासेस, सारा कुछ, हर मुल्क की अपनी अपनी चीजें वो कवर हो जाएंगी, उस मुल्क की तमाम चीजें। इसी तरह से उसकी उसकी पार्लियामेंट से लेकर उसकी सीक्रेट एजेंसी, उसकी उसकी जो एयरलाइंस हैं, हर चीज तकरीबन इंक्लूडेड है, बहुत ज्यादा डीपली। इसी तरह से हम अफ्रीका के ऊपर जाएंगे, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना जिसको कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की हिस्ट्री 774, 4 जुलाई 776 को वो आज़ाद हुआ, लेकिन उससे हम पहले पढ़ेंगे कि अमेरिका कॉलोनी कैसे बना ब्रिटिशर्स की, और स्पेनिश और पुर्तगीज, फ्रेंच कैसे कैसे वहाँ पे है, डच वगैरह, और कैसे कैसे फिर 13 स्टेट से फिर अमेरिका एक्सपेंशन होती गई, 50 स्टेट्स तक आया। और फिर हम उसके बाद हम ऑनवर्ड्स अमेरिका की जो पॉलिटिकल हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसे
सबसे इनका पहला जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और अब तक 46 प्रेसिडेंट अमेरिका के आ गए हैं। हम सबको डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आपको पता चले किसकी क्या पॉलिसीज थी, किसकी क्या, और अमेरिका की पार्लियामेंट से रिलेटेड, उनके इंतखाबी निशानात से रिलेटेड हर चीज तक, क्योंकि अमेरिका से बहुत सारा पेपर बनता होता है, पूछता होता है चीजें, अमेरिका अमेरिका की जोग्राफी से भी और सारा कुछ। कनाडा में जो लेक्स हैं वो कनाडा हो गया, और ये सारा कुछ ये उसमें शामिल है। जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ में, साउथ अमेरिका जरा आसान है, और साउथ अमेरिका में सबसे जो बड़ा मुल्क है वो ब्राजील आ जाता है, और यूरोप, पैराग्वे, चिली चिली और ये सारे के सारे सुरीनाम वगैरह और ये इस तरह के कंट्री सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे आपके उसके ऊपर, इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर। इंडो पाक हिस्ट्री में जो चीजें शुरू करने वाली हैं या पढ़ने वाली हैं, नंबर वन, हम सबसे पहले हम सिविलाइजेशन के ऊपर जाएंगे। सुमेरियन सिविलाइजेशन आई, उसके बाद ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, फिर इंडो पाक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एम्पायर, मौर्यन एम्पायर चली, अशोका वाली, और उसके बाद ये ऑनवर्ड सिलसिला चलता रहा, और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद ये बीच में और भी एम्पायर्स थोड़ी बहुत आई, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद 712 में जो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन, उससे पहले बैदुल्ला बदील की, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो सलूक किया था सलमान बिन अब्दुल मलिक ने, जिसने बुला के उसको कत्ल किया था वापस, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर एमबीक्यू के बाद जो है वो फिर आपकी जो, चूंकि उसको 715 में वापस बुला के कत्ल कर दिया गया था, उस मुल्तान तक रूल फैला दिया था, कराची से लेकर सिंध और पूरा मुल्तान तक। उसके बाद फिर जब यहाँ से मुस्लिम्स आए, उसके बाद फिर चूंकि वहाँ पे अब्बासी खलीफों का दौर था, अब्बासियों के दौर में सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पे आए, इन्वेजन की, लबतकीन, सुबकतकीन, ये टर्किश लोग थे जो कि अब्बासियों के गुलाम थे, अब्बासियों की फौज के जर्नैल थे, और इन्होंने अब्बासियों की फौज को बाद में इन्होंने संभाला। टर्किश बड़े इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने आके यहाँ पे गजनवी इंपायर थी वो कायम की, फिर आके गौरी इंपायर कायम की, और ये सिलसिला खैर चलता रहा इनका 1186 से लेकर 1206 तक आपकी गौरी इंपायर। फिर उसके बाद गौरियों के बाद आपके जो है वो दिल्ली सल्तनत आ जाती है, जिसमें 5 मेजर डायनेस्टीज आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आ जाती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद रखी थी, जो कि गौरियों का गुलाम था। और उसके बाद उसको उसके जितने भी रूलर्स आए हैं उन सबको, चाहे वो अल्तमश है, चाहे वो जो फीमेल थी रजिया सुल्ताना, हम उसको भी देखेंगे। अल्तमश का दौर चला 1210 से लेकर 1236 तक, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्ताना का दौर है। तो ये सारी हिस्ट्री 1206 से लेकर 1526 तक 5 डायनेस्टीज हैं। तगलुक, उसके बाद आपके खिलजी, उसके बाद आपके सैयद, उसके बाद आपके लोधी, बहलोल लोधी 1451 ऑनवर्ड्स। ये जो आपका था इब्राहिम लोधी 1526 वाला, ये जो पानीपत वाला था, थर्ड पानीपत की फर्स्ट वॉर जिसने लड़ी थी, ये जो मुगलों के साथ इसने लड़ी थी। उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे, और 1526 में जब मुगल्स आए, तो मुगल्स ने आते साथ ही यहाँ पे आपको पता है कि मार धाड़ करनी शुरू कर दी, इंडिया को इन्वेट किया, सारा कुछ किया। और जहीरुद्दीन बाबर आया, वो कहाँ से आया, फरगाना से उठ के आया। उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वो आया कैसे। ये नहीं है कि जी 1526 में आया और उसने आके पानीपत की पहली जंग लड़ी और उसके इतने फौजी थे और जनाब ये हुआ वो, नो। उसका शजर नसब से मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि भाई वो आया किस मकसद के लिए, क्यों आया, क्यों स्टे किया, कौन कौन सी 1526 के बाद वॉर लड़ी, वॉर्स लड़ी, फिर 1530 में मर गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं ने कितनी सारी जंगें की, हुमायूं के खिलाफ शेरशाह सूरी कैसे सामने उभर के आया, सूरी का क्या बैकग्राउंड था, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर 1540 से ऑनवर्ड्स 1545 तक शेरशाह सूरी का टेन्योर, उसकी रिफॉर्म्स, इतनी कमाल की रिफॉर्म्स करके गया वो बंदा, जीटी रोड, सिक्का करेंसी, रुपया, जमीनों की सारा कुछ ये जो बना के गया, लैंड रेवेन्यू का निजाम, उसके बाद फोर्ट्स उसने बहुत सारे बनाए, कमाल आदमी था शेरशाह सूरी। उसके बाद दोबारा उसके बेटे आए फर्दर, आदिल सूरी, सिकंदर सूरी। और जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर जो ये भाग गया था हुमायूं 1542 में ईरान, ईरान से गया उधर काबुल, काबुल से दोबारा वापस आके उसने 1555 में अटैक किया और हिमू बेकाल को डिफीट किया पानीपत की। उसके बाद फिर जब वो मरा सीढ़ियों से गिर के 1556 में, फिर दूसरी पानीपत की जंग हुई। अकबर उस वक्त उसका बेटा था, और अकबर 14 साल का था, और अकबर बैरम खान सारे इंतजाम संभाल रहा था। तो बैरम खान 1556 से
1560 तक वो इंतजाम संभालता रहा, और फिर बहरम खान को भी अकबर ने बाद में मरवा दिया था। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये सिलसिला खैर चलता गया। अकबर का दौर, अकबर के दौर में इन्वेजन हुई बहुत ज्यादा, और अकबर के दौर में जो गंद लगे, खास तौर पे जो दीन अकबरी का दौर था, दीन अकबरी का जो था टेन्योर, वो बड़ा टफ टाइम था दीन अकबरी का। और उसमें उसमें इस्लाम के अंदर इतनी ज्यादा, इस्लाम के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड की गई, नया रिलीजन उसने बना दिया था, और उस रिलीजन ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसी के अगेंस्ट जो आपके शेख अहमद सरींगी थे, उन्होंने रेज किया, और अपनी अपनी आवाज को, और उसके बाद उनके खिलाफ वो फाइट की, बाकायदा तौर पे लिख के उन्होंने। उसने इन्वेजन बहुत ज्यादा की। अकबर के 9 रत्न बड़े मशहूर हैं, हम सारी की सारी उसकी वॉर्स, इन्वेजन पढ़ेंगे कि वो काबुल से लेकर कंधार तक, और उसके बाद यहाँ से पिशावर से लेकर ओ दिल्ली के, और उसके बाद ये जो आपका जो सदर्न इंडिया है, वहां तक उसने फैलाया हुआ था सारे का सारा निजाम। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके दौर में जितनी ज्यादा रिवोल्ट हुई, हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से आपको क्या कहते हैं, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर का टेन्योर आता है। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर के दौर को हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां शहनशाह जाता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। शाहजहां शहनशाह के बाद जो है वो उसका बेटा जाता है लड़ाई शड़ाई करके, औरंगजेब आलमगीर, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, औरंगजेब आलमगीर को। और औरंगजेब आलमगीर के बाद अ, जब उस डिक्लाइन होता है, उसने अकबर की जितनी भी पॉलिसी सारी की सारी आकर रिवर्ट की, उसने रिवर्स की। और ऑर्थोडॉक्स किस्म का एक मुसलमान था, जो वो अकबर था, जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो औरंगजेब आलमगीर था। और उसने अपने भाइयों सबको मरवा दिया, चाहे वो मुराद हो, शुजा हो, सब जितने भी थे सबको उसने मरवा मरवा दिया। अपने भतीजों को किसी को नहीं छेड़ा उसने, छोड़ा उसने। और दारा वगैरह को सबको उसने मरवा दिया था। बाप को उसने कैद में बंद कर दिया था, ये जो शायद शाहजहां शहनशाह था, जो कि ग्रेट बिल्डर था, जिसने ताजमहल शायद महल बनवाया, और सारा कुछ ये कंस्ट्रक्शन वगैरह बनवाई हुई थी, उसने कायम की थी, बहुत ज्यादा की थी। उसके अलावा भी जो मुगल्स हैं उनका फिर डाउनफॉल हमें देखने को मिला। जाहिर सी बात है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम था, 1526 से ऑनवर्ड्स चला, और उसके बाद 1540 से लेकर 1555 तक बीच में एक स्लॉट ऐसी हुई, 1556 से 1857 तक दोबारा आया। तो ये चलता गया। बीच में टोटल 21 के करीब मुगल्स आए, और वो 1857 में जो आखिरी बहादुर शाह जफर था वो आया। और ये बात याद रखेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में बनी, और 1608 में यहाँ पे इंडिया में आ गई थी, सूरत में, जहांगीर के दौर में। जब वो आई, उसने आके यहाँ पे पोर्ट बनाना शुरू की, और ट्रेडिंग पोर्ट और मुख्तलिफ किस्म की चीजें, और बिजनेस करना शुरू किया, और उसके बाद अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू की। और जो 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 डच थे, पुर्तगाली थे, उनको उन्होंने वहां से भगाना शुरू किया। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई। इसके फिर उसके बाद शहनशाह के दरबार में, फिर उसके बाद अकबर के टाइम पे, फिर उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर का टाइम हो गया, जहांगीर के बाद शाहजहां का टाइम हो गया। ये बड़े लिथल होते गए। बीच में मुगलों के दौर में बहुत सारी इनको जंगों का भी सामना करना पड़ा, मराठे थे उनके साथ। इसी तरह से नादिर शाह ने आके 1739 में अटैक किया, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ये जो आपके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और जो निजाम था उसके दरमियान, हैदराबाद दक्कन वाला। तो ये ऑनवर्ड सिलसिले चलते गए, बैटल ऑफ बक्सर भी हुई, सिलसिले चलते गए। इसी तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तक वो चली। और फिर उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में खत्म किया, क्योंकि बीच में ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जो डिमांड्स करना शुरू की थी, और वो फाइनेंशियली करप्शन उसमें रूज पे थी। तो वो ब्रिटिशर्स जो थे, पार्लियामेंट, उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होती गई ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर उन्होंने मुख्तलिफ एक्ट्स दिए, इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, और इस तरह के बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए टोटल मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारा शुरू बना मुंह के। और इसी तरह से जो आपका है फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने आते आते लेजिस्लेशन करना शुरू की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लेकर जो लॉर्ड कैनिंग आया, लॉर्ड कैनिंग से लेकर हम लॉर्ड माउंटबेटन तक, तमाम लॉर्ड्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी ब्रिटिश हिस्ट्री में सारे वाइसरायज आए। ठीक है जी, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके दौर में जितनी जितनी रिफॉर्म्स हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीनों जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे शेख अहमद सरींदी हैं, शाह वलीउल्लाह हैं, और सैयद अहमद शहीद, उनको, सर सैयद अहमद खान को, जिन्ना साहब की पूरी लाइफ होगी उसमें डिस्कस, उसमें अल्लामा इकबाल की पूरी लाइफ डिस्कस होगी। तो ये सारा इंडो पाक हिस्ट्री का है। और इसी में जो महाराजा रंजीत सिंह का दौर है, वो भी सारा कुछ पढ़ेंगे। जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट दिए गए,
सती को खत्म किया गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, हाई कोर्ट्स बनाई गई, बड़ा कुछ हुआ, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि तमाम ब्रिटिश एरा को भी, तमाम मुगल एरा को भी ये हिस्ट्री में हम कवर करेंगे, इंडो पाक हिस्ट्री में, और डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं इन सबको। और उसके बाद फिर और क्या रह गया? इंग्लिश रह गई है, मैथ्स रह गई है, कंप्यूटर रह गया। कंप्यूटर के अंदर जो चीजें मैंने आपको बतानी, इंग्लिश में जो चीजें बल्कि मैथ्स में जो चीजें आपको बतानी है, वो हम बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करेंगे, बेसिक से। बोर्ड मैथ्स रूल से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, और पोलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशंस वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी जो अर्थमेटिक सीरीज है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है सब्जेक्ट। उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हो गई, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के क्वेश्चन, मॉड मीडियन मॉड मीन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी। और उसमें जो कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए वो हो गए, स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैथ्स के अंदर। और और, और क्या रह गया है? हम्म और बहुत कुछ है और भी मेरे ख्याल से। एज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस कर दूंगा यार आप लोगों के लिए, रैंडम प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो आई एम गुड एट मैथ्स। आगे चलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में हम एंटोनिम सिनोनिम्स और जो जो है क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं शुरू करूंगा आपको। वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ से बेसिकली हम शुरू करेंगे, ताकि जिन्होंने जिंदगी में इंग्लिश पढ़ी है और उनको भूल गई है वो चीजें जो हमने भी पढ़ी होती हैं, भूल जाती हैं, लेकिन हम उनको जी सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता होता हूँ, तो ये डिटेल में हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव मैं खुद पढ़ाऊंगा। उसके बाद सब कम्प्लेक्स और सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। तमाम 12 टेंसेस कौन पढ़ाता है अंग्रेजी में? है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। 12 के 12 टेंसेस मैं पढ़ा दूंगा आपको। और उसके बाद फिर और क्या है? हाँ, उसमें जो बहुत सारी ऐसी इंग्लिश के अंदर ना कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, वो इंग्लिश के अंदर वो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मैं पढ़ा दूंगा आपको, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम। इडियम्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोवर्ब्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। प्रेपोजिशन मेन पार्ट है, प्रेपोजिशन इंग्लिश का, उसको भी हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को। और बस जो भी और चीजें हम सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उर्दू वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू को आपने लाइट नहीं लेना। मेरे 76 मार्क्स के थे, तब मैंने इतनी अच्छी तैयारी शायद उर्दू की होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव क्रॉस्ड मोर देन 85 मार्क्स। उर्दू दे जाता है आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर। मेरे तो 6 वो गलत हो गए थे ना, गलत दुरुस्त जुमलों की अदायगी, तब मेरी इतनी तैयारी। उर्दू हल्का लिया था, मैंने कहा यार घर की खेती है। उर्दू की एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं बताऊंगा आपको, उर्दू के पेपर को, पीएमएस के पेपर को क्रैक करने के लिए। और जो जीके का पेपर है उसमें तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। जो जो उर्दू का आपका जीके का पेपर है उसमें हमने जो मेन चीजें हैं वो अ, उर्दू का तारुफ है, उर्दू के बाद उर्दू है क्या चीज, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उर्दू के जो मुसन्निफ हैं, खास तौर पे जितने भी उर्दू की हिस्ट्री के अंदर शामिल हैं हमारे, जो ऑथर्स हैं, जो जो जितने भी हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उर्दू की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, और उर्दू में जो सबसे पहले आए और सबसे पहले उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जो सबसे पहले लोग आए, उसके बाद उर्दू जुबान इटसेल्फ, उसके बाद उर्दू के जो न्यूज़पेपर्स हैं, और उसके बाद जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या जो उर्दू की तरवीज के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल से हम शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद फिर जितनी भी उर्दू की फेमस क्या कहते हैं पर्सनालिटीज हैं, क्या जो शायर हैं, मंटो, प्रेमचंद, इंशाप, डिप्टी नजीर हो गया आपका, फिजा गालिब हो गया, इंतजार हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली हो गया, बहुत बड़े नाम है। हफीज जलंधरी है, जोश मली आबादी है, शौकत सिद्दीकी है, ये आपकी जो जिसकी डेथ हुई थी जो सीएसएस करके, परवीन शाकिर, वो हो गई, शिबली नुमानी साहब हो गए, और अख्तर शिरानी हो गए, अहमद नदीम कासमी हो गए, और एक और हैं वो क्या कहते हैं उन्हें, काजमी है, नासिर काजमी हो गया, मुन्नू भाई हो गया, आगा अशर कश्मीरी हो गया, सेवरल उधर बहुत सारी उर्दू की पर्सनैलिटीज हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद जो उर्दू में मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हिस्सा ग्रामर। ग्रामर का जो पार्ट है, ग्रामर का,
ग्रामर में उर्दू की जो ग्रामर है वो पेपर में आती वही ज्यादातर वही है, या फिर फेमस पर्सनालिटीज के जो ऑथर्स हैं उनकी किताबों के नाम और नावलों के नाम और उनसे पूछ दिया, उनकी पैदाइश, डेथ और इस तरह की चीजें। बेसिकली उसमें जो नसर का पार्ट है, लोग उसको बहुत ज्यादा फिक्शन नॉन फिक्शन वहां से हम स्टार्ट लेंगे। और उसके बाद जो रदीफ है, मतला है, मक्ता है, काफिया है, मिसरा है, ये भी उसके अंदर सारा कुछ कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमद है, नात है, मुनकबत है, उसके बाद आपकी जो और चीजें हैं वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे उर्दू के अंदर। और मैंने क्या क्या क्वेश्चन किया आपने? ठीक है जी। गजल, मरसिया, दोहा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर इल्म बयां है, इसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल है, किनाया है। ठीक है जी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो क्या कहते हैं, हर्फ तशबीह, कर्ज तशबीह, तरफीन, तरफीन जो क्या कहते हैं उसको, तशबीह, वो हो गई। उसके बाद आपका मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह, मुशब्बा, हर्फ तशबीह, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये उर्दू की ग्रामर बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें आपका जो क्या लिखा है, बीपीएससी तहसीलदार का सिलेबस डिफरेंट है से मैं मतलब चलें वो देख लें, जो आपका जो है वो उसको देख लें। इसी तरह मसनवी, रुबाई, सारा कुछ है उर्दू की जो हिस्ट्री है उसके अंदर उसमें। उसके बाद लफ्ज है, कलमा, कलाम से हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। इस्म, फेल, हर्फ, ज़ात, सिफ्त, मारफा, नुकरा। ठीक है, इसमें ज़मीर था और क्या था, इसमें अलम था, और जो भी है। उसके बाद ये जो आपको टाइटल दिए जाते हैं, खिताब, तखल्लुस, कुनियत, ये क्या क्या बला है, ये क्यों दी जाती है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। उसके बाद इसमें आला, इसमें सूत, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसफ्फर, इसमें ज़र, ये क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये सारी चीजें उर्दू के अंदर हम पढ़ेंगे, ग्रामर का जो पार्ट है हमारा। ठीक है ना? अच्छा, ईडीएस पे भी रहता है, मैं ईडीएस पे भी आता हूँ। ईडीएस मेनली पार्ट है, मैं उसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इसी तरह से उर्दू की जो है क्या कहते हैं, उर्दू में उसके अलावा जो गलत दुरुस्त जुमलों की दुरुस्तगी है वो हम पढ़ेंगे। उर्दू के अंदर जो ज़रबुल मिसल है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उर्दू की जो प्रोवर्ब्स और इडियम्स हो गए वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? प्रोवर्ब्स हो गया और वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर हम जाएंगे उर्दू में अ, गलत दुरुस्त जुमले हैं, फिर जिस तरह ज़रबुल मसल होती हैं, वो सारी की सारी। रेगुलर क्लास का टाइम 2 घंटे होता है। ये उर्दू, इसी तरह उर्दू बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उर्दू की किताबें, उर्दू के मुसन्निफ, उर्दू के लिए जो जो काम हुआ, और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बनी हुई हैं वो सारी की सारी आज तक। और ये सारा कुछ पढ़ के हम एडीएस के ऊपर जाएंगे। एडीएस में एवरीडे साइंस की 4 चीजें मेन है। एक है आपकी, सबसे पहले जो है वो, कंप्यूटर पे भी मैं आता हूँ अभी, 2 मिनट दे दें। एडीएस में जो चीजें 4 हैं वो, एक है बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है जी, 8 से 10 बजे एडमन से ले लें इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो 4 चीजें हैं उर्दू के अंदर, सॉरी उसके अंदर, साइंस के अंदर, एडीएस के अंदर, उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी जुनाब वाला जो बायोलॉजिकल साइंस है, हम वहां से शुरू करते हैं। पहली बात, जो बेसिक चीज है वो सेल, वहां से हम शुरू करेंगे। सेल का सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, डिटेल में तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लेकर आपका ये रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, जितने भी हैं सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन तक, रिप्रोडक्टिव तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाएंगे इसकी जो डिसीजेज हैं उसके ऊपर। फिर हम जाएंगे 12 वाइटामिन हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल हैं, कुछ फैट सोल्यूबल हैं, उनके ऊपर जाएंगे हम, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो फिजिकल, जो हमारी जो एनाटॉमी है, हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अ, ये इसी तरह की सारी चीजें ईडीएस में डिस्कस करेंगे हम। और भी उसमें काफी कुछ है जो बायोलॉजिकल साइंस है, तमाम डिजीज जाती हैं, और 100+ डिजीज डिस्कवरीज आ जाती हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिजिकल साइंस में क्या क्या आता है? फिजिकल साइंस के अंदर पूरी आपकी यूनिवर्स आ जाती है। पूरा आपका जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, वो सारे का सारा आ जाता है। सोलर सिस्टम को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और मार्स, वीनस, अर्थ, जितने भी, जुपिटर तक जाएंगे हम। इसी तरह से उसके बाद फिजिकल साइंस में आपकी अर्थ, उसका स्ट्रक्चर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर तक। ठीक है। अम, उसके बाद आपकी अर्थ, उसके बाद आपकी जो लेयर्स हो गई वो, उसके बाद
उसके बाद अर्थ में जो क्रस्ट है और जो मेंटल है और जो कोर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और भी बड़ी सारी चीजें उसमें। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर है। उसके बाद आपकी जो है क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर हो गई आपकी, पानी कितना है, सॉल्टी कितना है, फ्रेश कितना है। फिर उसके बाद अंडर वाटर के अंडर अंडर जो हमारी जमीन है उसके अंदर कितना है, अंडरग्राउंड पानी कितना है, यहाँ पे कितना है। इसी तरह से पानी की फॉर्मेशन, वाटर साइकिल से लेकर हर चीज उसके अंदर कवर हो जाएगी ना। ये जो आपकी इन्वायरमेंटल है, पूरे का पूरा आपका इन्वायरमेंट, उसके अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्ड्स, एग्रीमेंट्स, अर्थ समिट से लेकर, रियो समिट से लेकर अब तक COP27 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ हुआ है वहां तक। उसके बाद आ, उसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल साइंस, उसमें फिजिक्स आ जाती है। कंप्लीट फिजिक्स है पूरी की पूरी। केमिकल साइंस के अंदर हम बॉन्ड्स, एटम स्ट्रक्चर, सारा कुछ हम पढ़ते होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, मोल, मोलर मास तक। ठीक है जी, ये सारा कुछ हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और एवोगाड्रोस नंबर हो गए आपके, और उसमें थोड़ा बहुत जो आपका टेबल होता है क्या कहते हैं उसको, वो भी हम सारा कुछ बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसकी इसी तरह से आपका जो है, ये जो आपका फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में भी सारे के सारे जो वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, जो सारा सारी की सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिजिकल साइंस जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पोर्शन सारे का सारा उसी के अंदर मैं कवर करवाऊंगा फिजिकल साइंस में। लाइक वाइज अब रह गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या क्या करने वाली चीजें हैं कंप्यूटर में, याद रखिएगा। कंप्यूटर में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर के बेसिक्स। कंप्यूटर की जो जो खास तौर पे जो शॉर्टकट्स हैं वो पढ़ा के उसके बाद फिर आपको लेके जाऊंगा मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के ऊपर, कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर, कंप्यूटर के जो 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 ये आपका क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो हो गया, लैंग्वेजेस हो गई कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई। उसके बाद आपके जो वर्ड, MS एक्सेल, और MS जो क्या कहते हैं उसको, PPT, पावर पॉइंट, उनके जो MCQs हैं, उनकी शॉर्टकट कीज हैं, सारी की सारी, प्रिंटर्स की टाइप्स, इंटरनेट, सारा कुछ उसके अंदर शामिल हो जाएगा उर्दू कंप्यूटर के अंदर। और उसके अलावा कंप्यूटर के नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, जो कि मैं नहीं पढ़ाता, वो नोट्स वो आपसे शेयर कर दूंगा। मैं कंप्यूटर को डिटेल में मैं पढ़ाता होता हूँ, उसकी बसेस तक, उसके एड्रेसेस तक, सारा कुछ ताकि आपको पता चले। ठीक है, और कंप्यूटर का जो जितने भी पार्ट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये ओवरऑल एक आपका 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 10 सब्जेक्ट्स का एक सेशन होगा। क्लास हमारी कोशिश होगी कि 8 to 10 हो, क्योंकि 7 बजे मैं बिजी होता हूँ ऑफिस। सम टाइम ऑफिस की एंगेजमेंट ऐसी होती है, ये नौकरी ऐसी है कि दिन रात आप लाइन पे हैं। अभी मैं बैठा हुआ था, आपके दौरान ही कॉल आ गई। तो कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बच्चे का इमरजेंसी थी, बच्चे की, बेबी की लाइफ का मसला था। तो बाजू बात इस तरह की जॉब होती है कि जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं तो आपकी कोई लाइफ नहीं होती फिर। आप जनाब वाला 24 घंटे के लिए जो है ना सरकार के मुलाजिम है, और आपसे सरकार एक्सपेक्ट भी करती है। खैर, PMS कब होगा? PMS जो रूमर्स हैं वो मई और उसके एंड पे जो रूमर्स आ रहे हैं, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। PMS के मेन पेपर ही PPSC का PMS है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं। ये बात जरा सुनिएगा गौर के साथ। आपकी बहुत सारों को ओवर एज का मसला होगा, एज के उनकी एज या एज जो है वो उनकी पूरी हो रही है। कुछ का ये इशू होगा कि यार उनको घर वालों की तरफ से फाइनेंशियल मसले होंगे। मैंने इसीलिए फी बहुत कम रखी हुई है, मिनिमल है, 3-4 महीने लगते हैं उसमें, 3 महीने, 3.5 महीने। और उसमें 10 सब्जेक्ट की कल से एडमन को पता है कितनी है फीस, 10-12 हज़ार रुपए है। ये कम रखी हुई है ताकि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। चौथी बात, तीसरी बात, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, हमेशा सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। जो आपको मर्जी कहे ना कि यार कुछ नहीं बन सकते, यार मैं बंदा आपके सामने बैठा हूँ, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई रिमेन एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई होल करियर। I got 68% in metric. I got 60% in FSC. I got 68% in engineering. 2.68 CGPA थी. I remained an average student. And this question was asked in an interview. आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो आपको ऊपर ले जाएगा। मुझे इंग्लिश में मसले थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी CSS PMS की। मैं बैठा, मैंने टेंसेस से काम स्टार्ट किया।
मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगा टेंसेस। तो जब टेंसेस मुकम्मल किए, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर जाऊंगा। फिर मैंने सोचा यार अब ये हो गया, अब लिहाजा प्रपोजिशन के ऊपर जाऊंगा, उसको समझूंगा मैं नए सिरे से। फिर वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर गया। फिर मैंने कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं उसके ऊपर गया। फिर मैंने कहा वोकेबलरी कमजोर है, फिर मैं डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता था, वहां से पूरे का पूरा एक सेंटेंस कॉपी करता था, उसको लिखता था, याद करता था, उसका यूजर भी पता चलता था, अच्छा ये मुश्किल वर्ड है, ये ऐसे ऐसे यूज हो रहा है। पूरे के पूरे रजिस्टर भर जाते थे डॉन न्यूज़पेपर के, हर टॉपिक के अलग अलग नोट्स वहां से बनाना, मुख्तलिफ कैची हेडिंग्स को लिखना, उनको कॉपी करना, उस स्टाइल को कॉपी करना। वहां से आपका एक्सप्रेशन बूस्ट होता है, 4-5 महीने में आपकी गेम ऊपर चली जाती है, अंग्रेजी नहीं भी आती। ठीक है ना। जब आपने ठान ली होती है ना कि मैंने शुरू करना है और मैंने करके छोड़ना है, तब आप कर जाते हैं। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सी एस एस पी एम एस से लेना देना ही कोई नहीं था। तो आप ये सोचें कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट होके, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? यू ऑल आर इक्वली कैपेबल, इवन मोर कैपेबल देन मी। मेरे मेरे जीके मुझे 2018 से पहले कुछ नहीं आता था, आता ही नहीं था, 18-19 तक नहीं आता था। फिर मैंने 19 में बैठा, मैंने खुद से सोचा, मैंने कहा नहीं, देना है 18 के एंड पे और 19 के स्टार्ट में। मैंने कहा नहीं, मेहनत करनी है, टिका के करनी है, नहीं तो नहीं करनी, छोड़ दो। ठीक है। तो खैर उसके बाद ये आप क्या कहते हैं, देख लें। और कभी भी रिश्तेदारों के जितने भी आपको ताने मारे, जितना भी कुछ करें आप, और आपने कभी नहीं घबराना, कभी हिम्मत नहीं हारनी। कोई कुछ भी कहे, कोई आपको ये भी कह देना कि यार ये अपने पेरेंट्स का पैसे जाया करवा रहा है, और ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, उसको कहें यार ठीक है भाई, तू सही है भाई, तवज्जो ही ना दें इन कुत्तों के ऊपर। इनकी बातें सुनते हैं आप, सुने, जो आपको डिमोटिवेट करे उसको जिंदगी से निकाल दें, सिंपल फॉर्मूला है। दूसरे तीसरे कामों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैठे आराम से इंसान बने, और उसके बाद बैठ के तैयारी करना शुरू करें। अपने आप को टारगेट दें डेली के बेसिस पे कि आज मैंने इतने परसेंट एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उसी को तुम देना है, छिल पिल देना है उनको। ठीक है ना, उसकी इची बिची कर छोड़नी है मैंने उसकी। ये नहीं है कि एक एमसीक्यू इधर से पाकिस्तान किताबें पढ़ना शुरू की एमसीक्यूज वाली, एक इधर। बहुत तब किताबें काम आती हैं जब आपके पीछे से तैयारी बैकअप वाली हुई हुई हो, अच्छी वाली। तब आप पास पेपर की किताबें पढ़ते हैं। ठीक है ना, तब आपको फायदा देती हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, यार तैयारी करने गए थे, तैयारी हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही भाई? क्या करते हैं आप सारा दिन हॉस्टल्स के अंदर, आप घरों में? ठीक है, आपके 8-9 घंटे 10 घंटे बहुत होते हैं। सारा मोबाइल बंद करें, बाकी चीजें दूसरी साइड पे रखें, प्रायोरिटाइज करें पढ़ाई पढ़ाई को, ध्यान से तैयारी करें। देखता हूँ मैं कौन फेल होता है। विद इन 6 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी, 6 to 7 मंथ्स, और अच्छी 17 वाली। कभी भी 15-16 पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा जाएं तो 17 पे अप्लाई करें। 16 पे तजर्बे के लिए करना कर लें, लेकिन 16 को मैं नहीं मानता नौकरी। ठीक है ना, 17 ऑलवेज। अपना जो बार है, सेट योर बार हायर। तब करेंगे, मेहनत होगी, फिर कुछ आएगा आपके पास। मेहनत को मेहनत को टैलेंट टैलेंट को मेहनत डिफीट कर जाती है, ये मेरा मानना है। टैलेंट कुछ भी नहीं होता। टैलेंट होता होगा, लेकिन लक और जो हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क आपको बहुत कुछ आगे ले जाता है, इतना कुछ आगे ले। मैं तो हार्ड वर्कर था, मैं मेहनती था, 2-2 रातें 2-2 दिन मुझे पढ़ता रहता था, ब्लैक कॉफी पी पी के बुरा हाल होता था। और ना मेरे दोस्त पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा खैर है, कहते रहे। मैं खाना खा रहा होता था, वाले साहब कॉल पे होते थे, लाहौर में मैं रहता था जब। तो अबू कहते थे कि यार ये तू पागल हो गया है, वापस आ जा। मैं कहा नहीं आऊंगा मैं। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं कि आपको बहुत ज्यादा पैशनेट बनना पड़ता है, पागल होना पड़ता है चीजों के लिए, तब आपकी चीजें आप कंट्रोल में आती हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क यही होता है कि आप डेली टारगेट सेट करें, आप डेली टॉपिक्स बाय टॉपिक्स जाएं कि मैंने इतने पढ़ लिए, ये स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क है, दिन रात आप पढ़ें, मेहनत करें। आपकी लाइफ में कुछ और नहीं होना चाहिए इसके अलावा। जो चीज आप करने जा रहे हैं उसको परसू करें, दो कश्तियों का सवार कभी भी बनने की जरूरत नहीं है। डीमोटिवेट कभी भी ना हो। वन पेपर दें, लाजमी दें, जो भी आता है दें, तजर्बा लें, सारा कुछ करें। जो आपके लेकुनाज हैं, मैथ्स कमजोर है, ईडीएस कमजोर है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। इस्लामियत कमजोर है, कोई और सब्जेक्ट कमजोर है, उसके ऊपर फोकस करें। कोई हेल्प चाहिए, मैं बैठा हूँ। ठीक है ना, डिमोटिवेट करने वाले बहुत होंगे आपको, हमें भी बड़े
हमें भी बड़ा कुछ सुनने को मिला था। फिर वही लोग झुक के आपको हार पहनाने आते हैं जब आपकी एलोकेशन होती है। ठीक है, बाद में हाथ बांध के खड़े होते हैं कि जी फिलहाल काम है, लेकिन आपका जर्फ फिर भी बड़ा होना चाहिए कि उनको एक्सेप्ट करें, उनको आप वो वाला ना समझे जो आपको, जो आपके साथ उन्होंने ट्रीट किया था। मैं ठीक है रिप्लाई नहीं करता, लेकिन एडमन से आप डायरेक्ट बात कर लिया करें, उसको कह दिया करें मैं बिजी बहुत होता हूँ, रिप्लाई बाज औकात नहीं हो पाता, नंबर मेरा गाँव के हर ग्रुप में होता ही है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा मुश्किल हो जाती है। इंस्टा मैं नहीं यूज करता, मेरे सारे एडमन देखते हैं। और उसके बाद आपका फेसबुक मैं नहीं यूज करता, मैं आई डोंट यूज स्नैपचैट एज वेल। तो एक ही व्हाट्सएप चलता है, दैट्स इट। तो वो चीजें जो है ना वो फिर मेरे लिए मसला बन जाती हैं, फिर बर्डन बहुत ज्यादा होता है जॉब का। और वन पेपर को हमेशा सी एस एच पी एम एस के साथ चलाएं, साथ चलाएं। एफपीएससी की सीटें आ रही हैं अप्लाई करें, पीपीएससी की आ रही हैं अप्लाई करें। इवेल्युएशंस करवाएं, लोगों से करवाएं, मुख्तलिफ लोगों से करवाएं। अदनान बशीर है वो जी ऐसे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और लोग हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जीके के लिए आई नेवर ज्वाइन एनी अकेडमी। ठीक है, तो ये आपका एक जो आज के जो लेक्चर था इसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद अदनान बशीर बेहतर है, अदनान बशीर बेहतर टीचर है। सर हमूद राजा साहब हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। और उसके साथ अ, पंजाबी के भी हैं कुछ टीचर्स, निशान साहब हैं, PMS 13 के टॉपर हैं। पॉलिटिकल साइंस के अली नकवी साहब बहुत कमाल के टीचर हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे कामों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये जो रिकॉर्डिंग थी आज आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मैं इंग्लिश की नहीं प्रिपरेशन करवाता, मैं इंग्लिश को एज अ जीके के सब्जेक्ट के तौर पे मैं पढ़ाता होता हूँ, प्रिपरेशन नहीं करवाता होता। यस, फर्स्ट क्लास वुड कमेंस फ्रॉम दिस मंडे ऑनवर्ड्स। क्लास टाइमिंग 8 से 10 होती है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए काफ़ी सारी किताबें हैं। ट्रैक टू पाकिस्तान है, के अली की बुक है। ठीक है, और बहुत सारी किताबें हैं। जॉब पर्सन भी कर सकते हैं। देखिए जिंदगी में ना क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, बट पता होना चाहिए करना क्या है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रॉस और कॉन्स सामने रखें, चीज उसकी मकसदियत को ढूंढें। अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ, इसके मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। उनको वेट, उनको फिर आप चेक करें। एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, डू इट। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। बाजू का दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज नहीं होते, बैठे हैं सोचें क्यों नहीं हो रहे, उनको सिंक्रोनाइज करें आपस में, फाइट करें। जब हमारा पीएमएस का रिजल्ट आया था ना, इतने हजारों में से 619 लोगों का रिटर्न पास था, सीटें 59 थी। आई कॉल्ड माई फादर, ही कंग्रेचुलेटेड मी और ही वाज वेरी हैप्पी जब रिटर्न पास हुआ। मैंने कहा अब्बू 59 सीट में से एक सीट मेरी इंशाल्लाह पक्की है। मुझे अपनी मेहनत पे, अल्लाह की जात पे बड़ा यकीन है, एक सीट पक्की है जो मर्जी हो जाए। मैं इंटरव्यू की तैयारी मैंने उस तरह से की कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इंटरव्यू काफी लंबा गया। सिर्फ 2 टोकन क्वेश्चन ड्रॉप हुए, बाकी सब के आंसर राइट ठीक दिए। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन हुई, रिटर्न में भी अच्छा स्कोर था। तो जब आप ठान लेते हैं ना कुछ करने को, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मेरा एडमिन आपको दे देगा। और बहरहाल ट्राई टू सेट योर गोल, और फिर शॉर्ट स्पैन में उसको करें, उसको परसू करें। आप ये देखें कि आपने लॉन्ग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या क्या आपने प्लानिंग कर रखी है। शॉर्ट टर्म में क्या प्लानिंग है, आप डेली क्या करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है हफ्ता, महीना। मीडियम टर्म का मतलब, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि 2-3 महीने, 6 महीने, 5 महीने के बाद क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी यही है, डेली पढ़ें, डेली काम करें, कोई छुट्टी ना हो, बाकी कामों से निकल जाएं, डीपली पेनिट्रेट कर जाएं। जो मैं पढ़ाऊं उसको लिखें, उसको याद करें, 2-2, 3-3 दफा डिस्कस करना है, करें। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको आगे ले जाएंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और
अ, ठीक है जी, कोई सवाल है किसी भी किस्म का तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सनी, उसको बड़ा टाइम लगता है, बड़े टाइम के बाद जाके आते हैं। वीकली क्विजेस का तो टाइम नहीं होता। पीएमएस 2024 एक्सपेक्टेड इन मई, एंड ऑफ मई में भी। लेक्चर की रिकॉर्डिंग कभी कभार मिल जाती है, रोज रोज की बेसिस पे नहीं मिलती। मेरे किसी स्टूडेंट का अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस का जीके फेल नहीं हुआ। 50, 60, और जो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे 72 भी आए हैं उसके, 75 भी आए, 73 भी आए। स्क्रीनशॉट लगे भी होंगे मेरे पेज पे। तो आ जाते होते हैं, जब हम मेहनत करते हैं तब आते हैं। नोट्स यही होंगे जो मैं क्लास में लेक्चर डिलीवर करूंगा या कभी कभार दे दिया करूंगा। और तो मेरे भी खुद, मैं भी, मेरे कोई नोट्स नहीं होते सामने, आमने कुछ नहीं होता। जो 33 बैचेस हो गए हैं, 33 बैच है अब। पढ़ा पढ़ा के हर चीज इधर पड़ी हुई है, फिट है मेमोरी में। आई डोंट रिकमेंड एनी बुक। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, और फिलोसफी रख लें, ज्योग्राफी रख लें, या साइकोलॉजी रख लें बस। नहीं, एडमन का नंबर ऑन है, 0300 है मेरे ख्याल से, 6275 123 है। तो जरार भी है, हाफिज तनवीर साहब भी हैं, जरार साहब भी हैं, दोनों हैं। और जरार इज डूइंग ग्रेट जॉब, हाफिज तनवीर साहब इज आल्सो डूइंग ग्रेट जॉब। बोथ आर वर्किंग माशाल्लाह। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो। प्रेसियन कंपोजिशन के लिए ना एक टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। सर सबात की किताब है, छोटी सी किताब है, प्रेसी की इतनी सी किताब है, वर्ल्ड टाइम्स की। उन्होंने किताब वो बहुत अच्छी लिखी है, उन्होंने पास पेपर की प्रेसिस को अटेम्प्ट किया हुआ है, उसमें 10 रूल्स बताए होंगे कैसे करते होते हैं प्रेसी। एग्जाम्पल्स को निकाल दें, फिर दो दो लाइनों की एक एक शॉर्ट प्रेसी करें, तभी आपका वो हो जाती हैं चीजें ठीक। उसमें रूल्स हैं, उसको पढ़ लें, आपको अच्छे से कर लें। पीएमएस जीके में 40 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एडमिन का नंबर भी है आपको दिया हुआ है, 0300 है, 6275 123। डोंट ऑप्ट सोशियोलॉजी, डोंट ऑप्ट सोशल वर्क, डोंट ऑप्ट एजुकेशन। फिलोसफी की बुक्स का मुझे आइडिया नहीं है, मैं पूछ के बता दूंगा आपको इससे। मेरे खुद के सोशल वर्क में कता मार खाई थी उसमें, ये तो शुक्र है मेरे कंपलसरी में बहुत नंबर थे, और मेरे ऑप्शनल जो दो सब्जेक्ट थे बाकी उसमें थोड़े बेहतर नंबर आ गए। ये तो सोशल वर्क तो मरवा देता है। एजुकेशन पढ़ी भी है तो भी ना रखें। और कुछ क्वेश्चन? पब्लिक एड बेहतर है, ठीक है। कर लें पब्लिक ज्योग्राफी, पब्लिक एड। कॉफी, सिंगल शॉट। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।